हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ जो आपका है साइंस का। क्लास टेंथ साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यदि आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो चाहिए 2022 का और 2023 का, तो आपको प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है जो समझात श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। और ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों का आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का ही अंतर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 का ही अंतर होता है। मैंने कार्बन एगो और हाइड्रोजन दो गो। आगे देखिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समझाती श्रेणी कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर क्या है? CH4 है और यहाँ क्या है? C2H6 है। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पर क्या कार्बन दो है, यहाँ कार्बन कुछ नहीं तो एक है, तो C2 में 1 C घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, बिल्कुल C हो जाएगा। अब देखिए H6 में H4 को घटाएंगे तो क्या होगा? H2 होगा। देखिए CH2 का अंतर आ गया ना यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पर CH3 है और यहाँ क्या है? C2H5 है। अब देखिए C2 यहाँ C दो गो और यहाँ पर C एगो, तो एगो C आ गया। यहाँ पर देखिए H का एगो है 5 गो और यहाँ पर देखिए H का एगो है, तो यहाँ पर H2। देखिए CH2 का अंतर आ गया ना। तो इसका मतलब बोल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझाते श्रेणी बोलते हैं। आगे देखिए, आपको एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों को भरिए। CH3 CHO, इसका IUPAC का नाम क्या होगा और उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये हमारा यौगिक है CH3 CHO। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से पक्का पूछता है इससे। तो CH3 CHO, जहाँ देखिए क्या दिखेगा? CHO दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और इसका उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा? डैश CHO हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है CH3OH। यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा? OH देखने को मिलेगा। OH जो है उसका क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? प्रकार्यात्मक समूह OH हो जाएगा। आगे देखते हैं HCOOH। अब यहाँ पर देखिए COOH है, क्या दिख रहा है? COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल। जहाँ आपको दिखेगा COOH, उसको क्या बोलेंगे? मेथनोइक अम्ल। और इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ CHO, जहाँ पर आपको दिखेगा CHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथनॉल बोलते हैं। और इसका क्या लिखिएगा? प्रकार्यात्मक समूह CHO। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए इसका जो OH है, जो इसका OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। और OH इसका क्या हो जाएगा? प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। इसमें देखिए आपको Cl है, Cl हो जाएगा क्या? क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। एग्जाम के लिए 1-2 नंबर इससे पक्का आता ही आता है। आगे देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोलता है। ये भी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन एवं कार्बन के बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4 है, इसमें क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, यही है ना, इसी से बना है CH4 C2H6, इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक आ रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या, उसको अच्छा से डिटेल से समझिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल एकल सहसंयोजक होता है। क्या होता है? केवल एकल सहसंयोजक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन्स इसमें शामिल होता है। आगे इसमें देखते हैं, कार्बन की मात्रा कम और अधिक भी होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। कार्बन की मात्रा क्या होता है? कम होता है और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है? कम प्रतिक्रियाशील होता है। क्या होता है? कम प्रतिक्रियाशील होता है और हवा में जलने से नीली बिना कलिक वाली लौ निकलती है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर बोला आमतौर पर जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। ये हमको क्या लिखेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। आगे हम लोग क्या देखेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या इसका है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई सहसंयोजक बंधों वाले
हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसमें क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध होता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है एल्किन्स, एल्काइंस और सुगंधित हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं इसमें। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कार्बन की मात्रा क्या होता है इसमें अधिक हो जाता है, किसमें होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन की मात्रा कम होता है, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता था। इसमें जस्ट उल्टा है, कार्बन की मात्रा अधिक होगा, हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगा, कम होगा। यह क्या होगा, अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। आगे देखिए, हवा में जलने से पीली काली ज्वाला इसमें निकलती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आमतौर पर पौधों से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया दोनों में, ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियों एवं 2 विसंगतियों लिखे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखेंगे, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। दूसरा बोलेंगे अध्ययन में सुविधा होता है। तीसरा बोलेंगे नए नए तत्व की खोज होता है। आगे देखते हैं इसका विसंगतियाँ क्या है, पता बोल रहा है हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति या समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं, तो याद रखिएगा मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त होते हैं और 8 समूह होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा परमाणु संख्या 12 है और मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता ज्ञात करिए। देखिए संयोजकता ज्ञात करने के लिए कोई भी तत्व उसका परमाणु संख्या में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले में 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, उसके बाद जो आपका होता है 32 होता है। ठीक है ना, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 और तीसरा कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन रहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला कक्ष है 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्ष जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरह से, और इसको हम लोग के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको हम लोग एन बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा पहला जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगा, दूसरा कक्ष में 8 रहेगा, तीसरा कक्ष में 18 और चौथा कक्ष में 32 रहेगा। देखिए तो यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना 12 है, तो 12 तो पहला कक्ष में 2 रहेगा, दूसरा कक्ष में कितना रहेगा 8 रहेगा। अब बच कितना गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा 1 बच गया, समझे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, सॉरी 12 है ना, तो 12 तो 2 है पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 8 है और लास्ट वाला जो कक्ष है इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। पहला कक्ष पूरी फुलफिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और जो बच गया तीसरा कक्ष में कितना जगह 18 इलेक्ट्रॉन का जगह है, लेकिन यहाँ मात्र 2 ही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका संयोजकता जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो बच गया वो संयोजकता हो जाएगा। आगे देखते हैं सल्फर का परमाणु संख्या कितना है 16 है, तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा आपका 2 8 10 16, तो इसका संयोजकता आपका 2 हो जाएगा। आगे बोल रहा है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो देखिए इसको देखते हैं। तो बोल रहा है जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तब लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही प्रारंभ कर देता है। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए भी आई इम्पोर्टेंट है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन से उसका उत्पाद क्या है, तो स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए, जल की उपस्थिति होनी चाहिए। स्वपोषी पोषण, यदि अपना भोजन खुद बना रहा है तो ये सब जरूरी है। और इसका उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, जल होता है। आगे देखिए आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यह अभिक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिसमें वह क्रियाशील अवस्था में आ जाता है। दूसरा लिखेंगे यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्मजीवों को क्या करता है, मार देता है या भोजन को नरम कर देता है। आगे देखते हैं क्या लिखेंगे, ये तो एकदम टॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषी या विषमपोषी में अंतर। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जैसे उदाहरण आपका हरा पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। विषमपोषी
वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग विषमपोषी या परपोषी से हम लोग हो गए। हम लोग दूसरे जीव पर हम लोग जैसे आपको मीट मछली खाना है तो जानवर पर डिपेंड है, दूध पीना है तो हम लोग जानवर पर डिपेंड है, समझ रहे ना। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाए विषमपोषी। फल फूल खाना है तो पेड़ पौधा पे डिपेंड है, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाए विषमपोषी पोषण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।